Welcome back to my YouTube channel, and today we are going to discuss the chapter sectors of Indian economy. Till now we had made two videos. This is the third part of it and the final of it. Till now we had discussed about the three sectors, their GDP contributions, their employment contributions, about the disguised and how can we create employment. And today we are going to discuss about the organized and unorganized sectors first. तो चलिए चलते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड की तरफ. देखिए, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स की हम बात कर रहे थे. ऑर्गेनाइज्ड नाम से ही पता चल रहा है कि सब कुछ होगा इसमें, और बिल्कुल सही है इसमें. देखो, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स जो होते हैं वहां पर सारी फैसिलिटीज होती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ सेक्टर्स. हमारे देश में जितने भी सेक्टर्स हैं वो सब गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, और जो भी सेक्टर्स खोलेंगे उन्हें कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी पड़ती है. कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, डेट दे हैव टू फॉलो. जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है, या फिर हम कह सकते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है. ये तो हर किसी को फॉलो करना पड़ता है. इसके बिना तो आपका एक्सिस्टेंस जो है वो वैलिड नहीं होगा. लेकिन इसके बाद डिवाइड होते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. इसे समझाने के लिए दो एग्जांपल जरा ध्यान से समझना. एक लेडी थी जो एक बैंक में काम करती थी. 10 बजे बैंक पहुंचना, 5 बजे छुट्टी हो जाना. एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट था, साफ पानी था उसके पास पीने के लिए, उसके पास छुट्टियां भी अवेलेबल थीं. अब छुट्टियों के बारे में कम जानते होंगे. 3 तरह की छुट्टियां होती हैं: अर्न लीव, कैजुअल लीव एंड मेडिकल लीव्स. अब मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा इस चीज़ को लेकर. इसलिए मैं समझा देता हूं कि उसके छुट्टियों का पैसा नहीं कटता था बल्कि अगर उसकी छुट्टियां बच भी आएंगी, वो नहीं लेगी ज़्यादा, तो उसे एक्स्ट्रा पैसा और मिलता था. उसकी सैलरी के अलग भी मिलता था उसे, और सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी उसके पास. तो वहीं एक पर्सन था जो किसी एक शॉप में काम करता था, जो एक गारमेंट शॉप थी. सुबह 8 बजे दुकान खुलती थी और रात के 9 बजे बंद होती थी. तब तक वहीं रहता था. पंखा चले ना चले वो अपने मास्टर से शिकायत नहीं कर सकता था. छुट्टी करेगा तो उसका पैसा कटेगा, जल्दी जाएगा तो उसका पैसा कटेगा. पता चला वो घर में बीमार है, वहां पैसे काट रहे हैं वो लोग बैठकर. कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है उसके पास. जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उस पर भूल गया बताना. जॉब सिक्योरिटी भी थी उसके पास, लेकिन यहां नहीं है वो अवेलेबल. जब चाहे तब उसे जॉब से निकाल दिया जा सकता है, जब चाहे तब. यही अंतर होता है ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड में. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स और ऑर्गेनाइज्ड में एक पार्ट पढ़ लीजिए, उसका अपोजिट कर देंगे तो दूसरा सेक्टर बन जाएगा. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं. आपके पास जॉब सिक्योरिटी होगी, आपके पास एक वेल एटमॉस्फेयर होगा काम करने के लिए, वेल वर्किंग एनवायरनमेंट होगा, आपकी रेस्पेक्ट होगी, आपको प्रमोशंस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको पेड लीव्स दी जाएंगी, आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स मिलेंगे उसमें आपको. लेकिन वहीं जस्ट अपोजिट ऑफ इट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स होते हैं, जहां पे जॉब की कोई भी सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होती है. तो वहीं अगर हम बात करते हैं कि आखिर ये लोग करते ही काम क्यों है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में, तो इसका आंसर आपके सामने पहले से होगा. हमारे देश की पॉपुलेशन को देखते हुए हमारे देश में ज्यादातर पीपल्स जो है चाहते हैं, मतलब सभी चाहते हैं दैट दे शुड वर्क इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. But organized sectors provide opportunities to a limited number of people.
कुछ ही लोगों को जॉब मिल पाती है उसमें, और जो रह जाते हैं दे आर फोर्स्ड टू डू वर्क इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में काम करते हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई ठेला लगा रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई किसी कपड़ों की दुकानों पे काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। दीज ऑल आर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। वहां पे कोई भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होगी उनके लिए। तो आखिर हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं, कैसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कैसे हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के वर्कर्स को बचा सकते हैं। तो सीधा सीधा मेरा आंसर यही है कि हम नहीं बचा सकते, सॉरी, गवर्नमेंट बचा सकती है, गवर्नमेंट। अब हम इस टॉपिक को 3 पार्ट से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट रूरल एरिया, सेकेंड पार्ट अर्बन एरिया, और थर्ड पार्ट जो होगा वो आपका होगा शेड्यूल कास्ट पीपल्स या लोअर कास्ट पीपल्स के लिए, क्योंकि इन तीनों के ऊपर ही मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करूंगा। आपके सामने सारी हेडिंग्स आ जाएंगी। मैं जो बताना चाह रहा हूं कि रूरल एरियाज में कई सारे लोग अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जैसे कारपेंटर्स होते हैं, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, या फिर लैंडलेस लेबर्स, या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। देखो कई सारे पीपल, लेकिन सबसे ज्यादा गांव में कौन मिलेगा आपको? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स मिलेंगे। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इसीलिए अनऑर्गेनाइज्ड एक तरीके से क्योंकि उनके पास वेल अर्निंग नहीं है। अगर गवर्नमेंट उन्हें रेगुलर मौकों पर उन्हें सीड्स प्रोवाइड कराए या रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराए, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए, और उनके प्रोडक्ट को मार्केट में सेल भी करवाए, तो शायद ये सेक्टर हमारे देश में इंप्रूव हो जाएगा और ये लोग भी अनऑर्गेनाइज्ड से बच जाएंगे। तो वही अगर हम शहरों की बात करते हैं तो शहरों में भी कई सारे लोग डिसगाइज्ड, मतलब एक तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड में काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड में बहुत सारे, लेकिन हम बात करते हैं यहां पर केवल स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स की। वो स्मॉल मैन्युफैक्चरर जो अपने यहाँ पे वर्कर्स को काम देता है वो केवल अपनी अर्निंग के हिसाब से रखता है। आज अर्निंग है तो काम कर रहे हैं, कल अर्निंग नहीं होगी तो निकाल देगा। अगर गवर्नमेंट उन्हें भी सही समय पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाए, उनके प्रोडक्ट को भी मार्केट में सेल करवाए, तो डेट मीन्स दे विल हैव अ रेगुलर अर्निंग, एंड बाय दिस दे विल ऑल्सो प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज टू देयर एम्प्लॉयज। उन्हें भी अच्छे मौके मिलेंगे, उन्हें भी रेगुलर जॉब मिलेगी, उन्हें भी रेगुलर सैलरी मिला करेगी अगर गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाए तो। इसी के साथ मैंने आपको तीसरा बताया था लोअर कास्ट के बारे में। हमारे देश में ये जो लोअर कास्ट पीपल्स हैं दोहरा डिसएडवांटेज है। एक तो इनके लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम अवेलेबल है, और सेकंड इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है। गवर्नमेंट रिजर्वेशन क्रिएट करवा चुकी है और ऐसे भी लॉज बनवा चुकी है कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो इनकी आज इस जो स्टैंडर्ड है वो काफी इंप्रूव होता चला जा रहा है, लेकिन सबका नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट को अभी और कोशिश करनी चाहिए कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले और इनके साथ समाज में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। यह कहलाता है आपका कौन से पीपल्स? लोअर कास्ट पीपल्स। तो इस तरीके से हम डिफरेंट कैटेगरीज के पीपल्स को, हम नहीं गवर्नमेंट बचा सकती है। और आज का हमारा जो सबसे लास्ट टॉपिक है और सबसे इजी टॉपिक है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको इस टॉपिक को समझा दूंगा कि क्या प्राइवेट सेक्टर होता है और क्या पब्लिक सेक्टर होता है। प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वो सेक्टर जिसमें सारे एसेट्स जो होते हैं, सारा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का होता है या ग्रुप ऑफ पीपल्स का होता है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो एक प्राइवेट सेक्टर में आती है। महिंद्रा, बहुत सारे सेक्टर्स हैं ऐसे। तो वहीं आपका अगर हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की, ये वो सेक्टर होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट या फिर एसेट जो होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं। जैसे कि सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। लेकिन दोनों में एक अंतर है। प्राइवेट सेक्टर वर्क टू अर्न प्रॉफिट, whereas public sector work to provide public facilities. प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है पैसा कमाना और पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है? जनता को फायदे पहुंचाना।
इसके कुछ एग्जाम्पल से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। सबसे पहला जो एग्जाम्पल मैं आपके सामने देने वाला हूं वो है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी से पहले मैं थोड़ी एक बात और बता दूं आपको। इसमें आपने देखा होगा कि हमारे देश में रोड्स की अगर हम बात करते हैं तो दो तीन रोड्स अवेलेबल हैं आज भी, प्राइमरी सेक्टर, सॉरी प्राइवेट और पब्लिक। हम एनएच की बात करते हैं। देखो एनएच में मैं एक बार यहां से मथुरा गया था, एनएच हाईवे से, तो मेरा जो टोल गया था दोनों तरफ का 139 रुपीज गया था, 139 वापसी। एक बार मैंने नोएडा एक्सप्रेस वे से गया था तो मेरा दोनों तरफ का टोल पड़ा था 225 रुपीज। नियर अबाउट 90 रुपीज का डिफरेंस था, क्योंकि जो यमुना एक्सप्रेस वे है डेट इज प्राइवेटली ओन्ड बाय द जेपी एसोसिएट्स, एंड जो नेशनल हाईवेज है वो गवर्नमेंट का है। अगर प्राइवेट वालों का बस चले ना, अगर वो एक पुल बनाए तो दोनों तक टोल बैठा दें, क्योंकि उनका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, आपको जान के इस बात का आश्चर्य होगा कि हमारे देश में बहुत सारी जगहों पर गवर्नमेंट केवल उस रेट पर इलेक्ट्रिसिटी देती है जिस रेट पर वो उसे बना रही है, मतलब विदाउट एनी प्रॉफिट। कई सारी इंडस्ट्रीज उसी वजह से चल रही हैं। कई सारे गांव में आप देखो, कई जगह तो मीटर्स तक नहीं लगे हुए, दे आर गिविंग इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? ताकि देश का डेवलपमेंट हो सके। तो वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर होता ना, प्राइवेट सेक्टर, तो वहां पर क्या होता कि आपको एक ही चीज का पैसा देना पड़ता, एक ही चीज का। इलेक्ट्रिसिटी की हमने बात कर दी, अब जरा हम बात करते दूसरी टॉपिक की। हिला देगा ये टॉपिक, एजुकेशन। आप एक गवर्नमेंट स्कूल को देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज को देखिए, कंपेयर करिए प्राइवेट सेक्टर से। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। एक जूनियर हाई स्कूल जो होता है गवर्नमेंट का 8th क्लास तक में, फ्री ऑफ एजुकेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां तक कि वहां के जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं 70 to 80,000 सैलरी मिलती है उन्हें। उन बच्चों से जो पढ़ने आ रहे हैं वहां पर 1 रुपया नहीं मिलता। किताबें फ्री उनके लिए, बैग फ्री, यूनिफॉर्म फ्री, और हर डे का मिड डे मील फ्री। और इसके बावजूद भी गवर्नमेंट टीचर्स को 60,000 80,000 सैलरीज देती है। क्या कोई प्राइवेट सेक्टर ये कर सकता है? प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूल्स देखिए, डीपीएस, जीडी गोयनका, फीस स्ट्रक्चर देखिए, फीस स्ट्रक्चर। डीपीएस में एक पर्सन थे मेरे आगरे में, तो उनके कुछ बच्चे पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा था कि मैंने पूछा कितनी फीस है, तो कहते हैं 75,000 फॉर 3 months। आई वाज शॉक्ड। भाई है फीस। प्राइवेट सेक्टर्स फैसिलिटीज देते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर जनता बेनिफिट के लिए काम करती है। एजुकेशन से अब तीसरा देखिए, और भी ज्यादा अटैक आएगा आपको, हेल्थ। चले जाइए आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जो गवर्नमेंट के द्वारा है, केवल 1 रुपए में पर्चा बनता है, एंड मेडिसिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपए में डॉक्टर देखता है, 1 रुपए में। चले जाइए किसी पब्लिक प्राइवेट डिस्पेंसरीज में, एक हाथ रखने के ही वो आपको 200 250 500 1000 रुपए तक ले लेते हैं। दिस द डिफरेंस बिटवीन द टू। प्राइमरी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर पब्लिक बेनिफिट के लिए है। हमारे देश की हेल्थ अच्छी होगी तो देश डेवलप होगा, ये पब्लिक सेक्टर सोचता है, नॉट द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर्स में जाते ही पैसे बढ़ जाते हैं। सही कहा ना मैंने? तो ये जो सारी फैसिलिटीज मैंने आपको समझाई, क्या ये प्राइवेट सेक्टर दे सकता है? वाटर की बात कर लेते हैं। हमारे घरों पर जो नगर पालिका या नगर निगम के जो पानी आता है ना, उसका बिल कितना जाता होगा। जरा सोचिए, अगर वही पानी कोई प्राइवेट सेक्टर पहुंचा रहा होता तो जहां 50 रुपये आ रहा है ना, वह 500 रुपये से कम बिल नहीं आता आपका। दिस द फैसिलिटीज, दिस इज द मेन फीचर ऑफ पब्लिक सेक्टर। और केवल पब्लिक सेक्टर ही पब्लिक बेनिफिट के लिए काम कर सकती है। हमारे देश में अच्छी हेल्थ होने की वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो रही है। हमारे देश में कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अच्छी हो रही है, लेकिन कुछ जगह पर खराब भी हो रही है, क्योंकि वहां पर जो पब्लिक है वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। हमारे देश में आज ज्यादातर लोगों तक पानी पहुंच रहा है, वो ज्यादातर पब्लिक सेक्टर की वजह से पहुंच रहा है। बिजली पब्लिक सेक्टर, एजुकेशन, अब जरा कॉलेजेस के बारे में देख लीजिए। 12th तक तो सब पब्लिक सेक्टर्स में पढ़ना प्राइवेट सेक्टर्स में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आफ्टर दैट मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स डिमांड फॉर
गवर्नमेंट स्कूल्स, तो उनकी फैसिलिटीज़ बहुत फर्स्ट क्लास होती हैं, हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है उनके पास। दिस द बिग डिफरेंस। आईआईटी में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बात है, 12th के बाद अगर आईआईटी का एंट्रेंस आप देते हैं तो आपकी सबसे पहली सोच होती है कि काश मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, बिकॉज दे बेटर प्लेसमेंट, दे बेटर फैसिलिटीज, दे बेटर क्वालिटी ऑफ टीचर्स दिया। जस्ट फील द डिफरेंस। और नेक्स्ट वीडियोस आएगा, उसमें नई चीज़ें आएंगी। और आज मेरा ये चैप्टर यही खत्म होता है। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए मंडे और संडे है ना। तब तक के लिए गुड बाय।